तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे पहला एटम बम किसने बनाया? किस देश ने बनाया? यूएसए ने कि रसिया ने? अच्छा, सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो किसने शुरू की? सबसे पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट यानी कि परमाणु बिजली घर किसने बनाया? सबसे ज़्यादा परमाणु बिजली घर किस देश में है? कौन सा ऐसा देश है जो अपनी कुल पावर कंजम्पशन का, कुल बिजली का या कुल एनर्जी का सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है? पता है कौन है? पता है किसी को? आपको पता? यूएसए तो नहीं है। अच्छा खैर, अच्छा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन थे? बड़ी दिक्कत हो जाती है। भारत का एटॉमिक प्रोग्राम कब शुरू हुआ? भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ? भारत का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कब शुरू हुआ? बहुत मिलते जुलते हैं, है ना। अक्सर राजा रमन्ना, होमी जहांगीर भाभा और एपीजे अब्दुल कलाम मिल जाते हैं। जो लोग बहुत पुराने हैं उनको तो याद हो गया, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता कि स्पेस प्रोग्राम क्या है या एटॉमिक पावर प्लांट प्रोग्राम क्या है, हमें इसका अंतर भी आमतौर पर नहीं पता होता है। अच्छा, दुनिया में सबसे पहला जो एटॉमिक बम किसके ऊपर गिराया गया? जापान के ऊपर गिराया गया। सभी को पता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो उसमें फैटमैन कौन सा था? तो लिटिल बॉय कौन सा था? अच्छा, उसमें ईंधन कौन सा था? भारत ने 1974 और 1998 में आपने जो है परमाणु बम के परीक्षण किए। तो जो पहला मिशन था हमारा 74 वाला, उसका नाम क्या था? बुद्ध मुस्कुराए, है ना, ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल। दूसरे का शक्ति था। लेकिन अब पूछता है कि जो पहली बार टेस्टिंग हुई थी कितनी हुई थी, दूसरी बार जो टेस्टिंग हुई थी वो कितनी हुई थी? दूसरा मिशन का नाम क्या था? मिशन शक्ति, है ना। यही बोला मैं, कुछ और तो नहीं बोल गया। दूसरे मिशन का नाम था मिशन शक्ति। अब वो ये पूछता है कि जो दूसरा जो मिशन था हमारा, उसमें हमने कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया? पहले मिशन में या पहली टेस्टिंग में हमने कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया? और इसमें कौन सा हाइड्रोजन बम था? कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक पर बेस्ड था, यानी कि हाइड्रोजन बम था। जो शक्ति में जो टेस्टिंग हुई थी उसमें से हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी का भी हमने जो है कि टेस्टिंग की थी। समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही आपस में मिली जुली चीज़ें हैं। कूलेंट क्या है? सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं पता चलता कि रिएक्टर क्या है। भट्टी एक तरह की परमाणु भट्टी। रिएक्टर क्या है? उसमें कूलेंट क्या है? उसमें जो है कि मॉडरेटर क्या है? तो कंट्रोलर क्या है? अच्छा साहब, आपने बता दिया कैडमियम जो रॉड्स हैं वो कंट्रोलर का काम करती हैं। तो कैसे कंट्रोल करती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को? ये कोई बटन होता है क्या? ये कोई स्विच होता है क्या? नहीं होता ना। आम बुद्धि को पता नहीं होता, हम लोग रट लेते हैं कि कूलेंट ये है, मॉडरेटर ये है और कंट्रोल रोड्स ये हैं। आमतौर पर हमें पता नहीं होता। अच्छा, इसी में ये होता है कि साहब स्पेंट फ्यूल क्या है, वेस्ट फ्यूल क्या है, नाभिकीय कचरा क्या है, ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं, टेस्ट रिएक्टर क्या होते हैं और रिसर्च रिएक्टर क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं एक ही साथ आधा घंटे की क्लास करके 3 या 4 पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इसके फैक्ट हैं, वो अलग अलग एनालिटिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस सारा बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। इसको आप लोग एक बार मुझे सुन लीजिए, उसके बाद फिर इसको जूम करके देखिएगा और एक बार अच्छे से सुनने के बाद, समझने के बाद दोबारा इसको, इन सारे नोट्स को अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत ही शॉर्ट में लिखे हैं, जगह की दिक्कत है। आप लोग जो है डिटेल में अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर क्या है। ये न्यूक्लियर शब्द जो है, न्यूक्लियर वर्ड जो है, आया कहाँ से? चलिए सभा से शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर वर्ड कहाँ से आया? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिक शब्द कहाँ से आया? प्रियंका, आप बताओ। प्रियंका पांडे, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर वर्ड आया कहाँ से आखिर? कभी तो इसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, कभी इसको एटम बॉम्ब कहते हैं, कभी इसको न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। क्या है ये? हाँ, न्यूट्रॉन से आया। देखिए वो कह रहे हैं न्यूट्रॉन से आया। इनका नाम नोबेल अवार्ड के लिए भेजा जाएगा, है ना। आप बताएं अनीस जी। केंद्र से? हाँ, नाभिक से। हाँ, ऐसे ही कुछ है। शाबाश, बोलो। देखिए वेरी गुड, ऐसे ही कुछ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। आपको पता है कि एटम या परमाणु, है ना, एटम या परमाणु क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, उसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। अब एटम के अंदर भी बहुत कुछ होता है। एटम का स्ट्रक्चर जो दिया था सबसे पहले, जिसने भी दिया हो, आपको पता है कि एटम के कोर में या केंद्र में, जिसे हिंदी में कहते हैं नाभिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये है ना,
नाभिक या न्यूक्लियस। एटम के कोर में या केंद्र में होता है ये, और इसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात, हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाने जा रहे, हम आपको बता रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वर्ड आया कहाँ से। तो ये जो है ना नाभिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुद्दा ये है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ें दो बराबर हिस्सों में, या किन्हीं दो अलग अलग न्यूक्लियस को जोड़ें, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों को हमने जोड़ा, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस को या दोनों के नाभिक को जोड़ा तो भी, और अगर हमने उन दोनों के नाभिक को तोड़ा किसी एक एटम के, किसी एक एलिमेंट के। आपको पता है एलिमेंट और एटम में क्या अंतर है ना? नहीं पता है तो इसको ज़रूर देखिएगा, है ना। अभी इतना मैं यहाँ आपको डीप जाके नहीं बताऊंगा कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, इनमें अंतर क्या है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। फिर भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप दो एलिमेंट को जोड़ें या दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को जोड़ें, या दो एटम को जोड़ें या दो एटम के न्यूक्लियस को जोड़ें, एक्चुअली न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट, रोशनी यानी कि लाइट और रेडिएशन निकलता है। इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ये जो हीट, रेडिएशन और जो लाइट निकलता है, इसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा रिलीज होती है। ऊर्जा किसकी शक्ल में, किसके रूप में रिलीज होती है? हीट के रूप में, रेडिएशन के रूप में और लाइट के रूप में। इन तीन रूपों में जो है कि एनर्जी रिलीज होती है। भले आप एक न्यूक्लियस को तोड़ें या दो अलग अलग न्यूक्लियस को आप जोड़ें। अब ये जो हीट है यही आपको झुलसा देती है, ये जो रेडिएशन है यही आपको मार देता है या स्थायी रूप से अपंग कर देता है। हिरोशिमा नागासाकी का कहानी आज भी सुनते हैं ना, हम लोग बचपन में थे ना तो उसकी कहानी सुनते थे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम फेंका गया तो जो बिजली खंभे होते हैं ना सीमेंटेड, कहते हैं वो भी भाप बन के उड़ गए थे। जो बिजली के पोल होते हैं, खंभे माने पोल, वो वाला खंभा नहीं, बिजली का खंभा है ना, वो मुस्कुरा रहा पीछे खंभा सुन के, है ना। तो जो बिजली के पोल जो होते हैं ना, बिजली के पोल, अभी 5 बजे, तुम्हारा 8 बजे का टाइम है ना खंभे का, 5 बजे का टाइम थोड़ा है ना, तो क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बिजली का खंभा यानी कि बिजली का पोल सुना, वो भी भाप बन के उड़ गए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो उस गर्मी से वो लोग मारे गए, रेडिएशन से मारे गए, है ना। जहाँ पर आसपास गर्मी हुई, गर्मी से मारे गए, और दूर दराज में जहाँ पर भी रेडिएशन फैला, रेडिएशन से मारे गए। और कहते हैं कि आज भी हिरोशिमा नागासाकी में बहुत से बच्चे जो हैं वो जन्म से ही दिव्यांग पैदा होते हैं, तो वो उस बम का असर है, ठीक है। खैर, अब एक नाभिक है, उसको आप तोड़ेंगे तो इसे हिंदी में कहते हैं विखंडन। एटम को, नाभिक को या एलिमेंट को अगर आप तोड़ेंगे, हिंदी में उसको कहते हैं विखंडन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजन, FISSION, ठीक है ना। अगर आप तोड़ेंगे, मैंने शायद यहाँ भी लिख भी रखा है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अगर उस आपको तोड़ेंगे और दो अलग अलग न्यूक्लियस को या दो अलग अलग एटम को आप जोड़ेंगे तो उसे हिंदी में कहते हैं संलयन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजन। तो यहीं से एक सवाल आता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। एटम बम की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन। एटम बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय विखंडन। और जो सूर्य या तारों की एनर्जी का जो सोर्स है, या उसका प्रिंसिपल या उसका सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन। या इसी तरह से हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन। अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर समझ रहे ना, नाभिक एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम हैं, और उस एटम में एक न्यूक्लियस है, जिसके बिल्कुल अंदर है, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपके पास जो प्रोसेस है वो ये है कि या तो आप नाभिक को तोड़ दो दो बराबर हिस्सों में, या दो अलग अलग नाभिक को जोड़ दो। दोनों ही केस में आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किसकी शक्ल में? हीट, रेडिएशन और लाइट की शक्ल, बस। अब अगर इसका आप शांतिपूर्वक तरीके से इस्तेमाल करें तो ये वरदान है आपके लिए, है ना। और अगर आप इसका इस्तेमाल राक्षसों की तरह करें तो यही अभिशाप है, जिसे आप कहते हो हाइड्रोजन बम या एटम बम, ठीक है। तो अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा हम चल रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? दो नाभिक को तोड़ देना है ना, विखंडन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? दो नाभिक को जोड़ देना है, यानी कि संलयन। तो हाइड्रोजन बम का और सूरज या तारे की एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वह है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। एटम बम का सिद्धांत है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। ओके, अब एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा, वही विखंडन से प्राप्त ऊर्जा या संलयन से प्राप्त ऊर्जा। उसको आप सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकते हो इंसानियत के भलाई के लिए, और नकारात्मक रूप से आप एटम बम के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब एटॉमिक थ्योरी कहते हैं ना, परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था कि साहब एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर
अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यही था, है ना, प्रोटोटाइप। सबसे शुरुआती मॉडल जो था परमाणु का, जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने कहा जी किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नहीं, उसने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करी, वो तो बाद में खोजेगा ना। जॉन डाल्टन ने कहा कि किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे कहते हैं ना धनावेशित, है ना, पढ़ाया था शायद साइंस में मैंने आप लोगों को, अगर आप पढ़ाया था क्या ये उत्तराखंड पीसीएस से पहले। खैर, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि किसी भी एलिमेंट में बहुत सारे एटम यानी कि परमाणु होते हैं, परमाणु के बीच का जो हिस्सा होता है वो धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एटम का जो मास होता है वो इसी के अंदर होता है, और इसके न्यूक्लियस के बाहर ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है, और इस खोखले हिस्से में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। यही थी एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जो दी वो जॉन डाल्टन ने दी। फिर बात यह आई कि भाई एटम बना कैसे होता है, एटम बना कैसे होता है, तो ये बात दी थी थॉमसन ने, कहते हैं ना परमाणु संरचना का सिद्धांत। उसने क्या कहा था कि परमाणु के अंदर, उसने तरबूज का उदाहरण दिया था ना, कि जो तरबूज का जो अंदर का क्या कहेंगे उसको, अंदर के हिस्से को गूदा कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना, तो वो न्यूक्लियस है, और उसके अंदर जो बीज हैं वो जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए हैं वैसी न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो था थॉमसन ने दिया था, बाद में जाकर के इसको जो है कि इसको क्रिटिसाइज किया गया, बदला गया। खैर, तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, और सबसे पहले परमाणु किस तरह से बना है यानी कि परमाणु की संरचना का सिद्धांत या एटॉमिक मॉडल जो थ्योरी दी थी वो थॉमसन ने दी थी। फिर आती है बात न्यूक्लियर फिजन थ्योरी, ये सबसे पहले किसने दी थी, ऑटो हान। ऑटो हान जो था वो जर्मनी का था। अब ये न्यूक्लियर फिजन थ्योरी क्या हुई, या नाभिकीय विखंडन थ्योरी क्या हुई। अब देखें आप, इस नाभिकीय विखंडन थ्योरी का मतलब ये है, कोई बच्चा बताएगा न्यूक्लियर फिजन थ्योरी है क्या, आप में से किसी को पता है नाभिकीय विखंडन थ्योरी या न्यूक्लियर फिजन थ्योरी है क्या। अरे चलो ये तो पता ही है, हाँ भाई, किसी को पता, किसी ने पढ़ी है इंटर में साइंस फिजिक्स पढ़ी है, कोई है बीएससी फिजिक्स वाला आप में से। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत ऑटो हान ने दिया था, कोई बात नहीं, किसी को याद है ना, किसी को याद है, कोई यूनिवर्सिटी से बाहर रह के पढ़ा है कोई खेल के मैदान में। एक तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं जो बुकीज नॉलेज पाते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर रह के भी पढ़ाई होती है ना। तो खैर, उसका मतलब ये है अनीस जी कि जब भी कोई न्यूक्लियस टूटेगा तो वो दो बराबर हिस्सों में बटेगा, लेकिन इस प्रोसेस में उसका कुछ मास कम हो जाएगा, द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा। जब भी कोई न्यूक्लियस टूटेगा दो बराबर हिस्सों में, इस प्रोसेस में उसका कुछ मास कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे कि आप मिट्टी का एक ढेला उठाइए, ढेले ही कहते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वालों ढेले ही कहते हैं उसको या कुछ और कहते हैं, बता देना भाई। तो आप मिट्टी का एक ढेला उठाइए और उसको आप बराबर दो हिस्सों में काटने की कोशिश कीजिए चाकू से, बहुत सावधानी से आप चाकू से काटने की कोशिश कीजिए, तो देखिए फिर भी रेत के कुछ हिस्से बिखर के नीचे गिर जाएंगे, है ना। यहाँ तक कि आप एप्पल काटिए भाई साहब दो बराबर हिस्सों में, तो चाकू में जिस चाकू से आप एप्पल को काटेंगे उस पे कुछ ना कुछ एप्पल के हिस्से लग जाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ उसका मास कम हो जाएगा। हालांकि वो नेग्लिजिबल होगा आपकी नज़र में, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मास कम हो जाएगा। तो वो ये कहता है कि उसका कुछ मास कम होगा और यही जो मास है वो एनर्जी में बदल जाता है या एटॉमिक एनर्जी में बदल जाता है। सीधी बात, एक परिभाषा हाई स्कूल में 5 नंबर का नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, कि जब भी कोई नाभिक दो बराबर हिस्सों में टूटता है तो उसके द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है, और यही द्रव्यमान क्षति किस में बदल जाती है, एनर्जी में। फिर आ गए आइंस्टीन, उन्होंने कहा E बराबर mc²। उन्होंने कहा, आइंस्टीन ने कहा भाई ये एनर्जी कितनी होगी, आइंस्टीन ने क्या दिया कि एनर्जी। ऑटो हान तो ये कह के चले गए कि नाभिकीय विखंडन जब होगा, कोई भी न्यूक्लियस नाभिकीय विखंडन समझ रहे बेटे, किसी न्यूक्लियस का दो हिस्सों में टूटना, जब भी नाभिकीय विखंडन होगा तो उस नाभिक के मास में कुछ कमी आएगी, कुछ क्षति होगी। अब जितनी ये मास में कमी हो रही है ना, ये किस में बदल जाएगी, एनर्जी में। फिर आइंस्टीन आता है, आइंस्टीन कहता है E बराबर mc²। E माने एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, m वो मास जिसका नुकसान हुआ है, m क्या है, वो मास जिसका नुकसान हुआ, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की चाल, ठीक है ना। आइंस्टीन ये बात कह गया, समझ रहे मेरी बात, E बराबर mc² आता है ये सवाल, ठीक है। अब यही बिल्कुल जैसे ये बात नाभिकीय विखंडन के मामले में सही है, वैसे ये बात जो है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के मामले में सही है। क्या कि जब भी दो नाभिक आपस में मिलेंगे, जब भी दो नाभिक आपस में जुड़ेंगे तो उनके नेट मास में कुछ लॉस होगा। ऐसे करके तोड़ोगे ना
तो कुछ ना कुछ तो लॉस हो गई होगा, जोड़ोगे ऐसे करके जोड़ोगे तो कुछ लॉस होगा। वो ये कह रहा है कि जब भी दो नाभिक आपस में जुड़ेंगे, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन माने संलयन, संलयन माने जुड़ना। जुड़ेंगे तो दोनों के मास में कुछ ना कुछ कमी होगी, और वो कमी किस में बदल जाएगी? एनर्जी में। और ये भी E = mc² को सेटिस्फाई या संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखो फिर से एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन, एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमसन, और न्यूक्लियर फ्यूजन थ्योरी किसने दी? ऑटो हान जर्मनी ने। ठीक है ना, ऑटो हान कहाँ का? जर्मनी का। और सबसे पहला जो न्यूक्लियर फ्यूजन इसने किया लैब में, नाभिकीय विखंडन जो सबसे पहले किया, किसी न्यूक्लियस को, देखो फिर से बार बार वही बात आ रही है ना, एटम, एटम किस कहते हैं ना, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम। तो एटम में एटम में क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये है, अरे ये है एटम। ठीक है ना, ये है एटम। एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। कहाँ था मैं कहाँ था? हाँ, तो सबसे पहले किसी न्यूक्लियस को या किसी एटम को जो तोड़ा, किसने तोड़ा? ऑटो हान ने। ठीक है साहब, अब लैब में उसने तोड़ा। ओके, चलिए साहब, अब उसके बाद जो एटम बम बनाया सबसे पहले अमेरिका ने बनाया। रूस अमेरिका से इसीलिए नाराज हो गया था। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। इसमें अमेरिका और रूस दोनों एक साथ ही थे, दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे दुश्मन देशों से। लेकिन अमेरिका ने एटम बम का राज जो था वो छुपाए रखा था रूस से। इससे रूस नाराज हो गया था। उसके बाद फिर रूस ने भी तेज़ी से एटम बम बनाना शुरू किया था, और उसके बाद फिर यहीं से शुरू हो गया था क्या? कोल्ड वार। वैसे आज को बताऊं, आज के ज़माने में एक बार मैंने पहले भी कहा था किसी क्लास में अपनी, कि आजकल जैसे दुनिया तेज़ी से बदल रही है और दंगे संघर्ष हो रहे हैं, आपस में देशों में झगड़े हो रहे हैं, तो किसी भी देश की सुरक्षा की गारंटी सबसे बड़ी क्या हो रही है? वो अमेरिका का साथी हो, या नाटो में शामिल हो, या यूएनओ का सदस्य हो, या कुछ और। किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी क्या हो रही है? उसके पास एटम बम होना चाहिए। जिसके पास एटम बम है उस पर कोई हमला नहीं कर रहा। समझ रहे ना? वो जब चलता था ना, वो अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि साहब इराक पे एटम बम है, इराक पर केमिकल वेपन्स हैं, और जांच वाँच कराई और पता चला हाँ भाई इस पे एटम बम है, ये है वो है, सो चलो हमला कर दो। हमला हुआ, बाद में कुछ भी नहीं मिला। तो तभी लोग कहते थे अगर एटम बम होता तो हमला होते ही नहीं। खैर, तो ये बात बिल्कुल सही है। जर्नलिस्ट इस बात को कहते हैं कि जिसके पास एटम बम है वो सुरक्षित है, क्योंकि आजकल ना हर देश एक दूसरे के देश को हड़काया जा रहा है। अब देखो रूस यूक्रेन का क्या हाल कर रखा है ना। चलिए खैर, तो सबसे पहले जो बम बनाया, आपने जाना है? आपने जाना है? देख लो, अगर रुक सकते हो तो रुक लो, जाना जाओ, आपकी मर्जी है ना। तो सबसे पहले एटम बम जो बनाया वो यूएसए यानी कि अमेरिका ने बनाया। अब ये जो एटम बम बना, जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑपरेशन बुद्धा स्माइल या ऑपरेशन शक्ति, हमने जो अपना परमाणु विस्फोट किया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन बुद्धा स्माइल तो था भाई, ऑपरेशन बुद्धा या ऑपरेशन बुद्धा, सॉरी बुद्धा स्माइल नहीं, बुद्धा स्माइल तो कोड वर्ड था, ऑपरेशन बुद्धा। ठीक है ना। तो अमेरिका ने जो अपना बम बनाया, एटम बम बनाया, उसको नाम दिया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम क्यों दिया गया? मैनहट्टन में वो लैब थी जिस लैब में एटम बम को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो उसका नाम हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यूएसए का था ये। किस में था? एटम। अमेरिका ने जो अपना परमाणु बम बनाया, उस ऑपरेशन का, मिशन का, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जैसे भारत में मिसाइल के जनक किन्हें कहा जाता है? शाहीन। मिसाइल का जनक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्यों? क्योंकि ये जो मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में ना, तो इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर बनाए गए थे सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे, इसीलिए उनको भारत में मिसाइल प्रोग्राम का पिता या जनक या फाउंडर कहा जाता। उसी तरह से ये जो मैनहट्टन, अनिश भाई समझ में आ रहा है ना? है अनिश भाई समझ में आ रहा है? तो ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है ना, तो इसके जो डायरेक्टर थे वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। या अमेरिका में परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है, या दुनिया में परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। ठीक है सर, आगे चलें। अच्छा, यहीं पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा पहली बार एटम बम किस में बना? मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। ठीक है ना। एटॉमिक टेस्टिंग जो हुई थी अमेरिका ने की थी 16 जुलाई सन 1945 को। मैक्सिको में एक इलाका है जेम्स हिल्स बेसिन। मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश है। मैक्सिको में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहीं पर एक इलाका है जेम्स हिल्स बेसिन। यहाँ पर अमेरिका ने सबसे पहले अपने एटम बम की टेस्टिंग की थी 16 जुलाई 1945 को। और जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तो इस एटम बम के जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये बम फटा तो ऐसा लगा कि धरती पर हजारों सूरज चमक रहे हैं। इतनी रोशनी पैदा हुई, ऐसा लगा कि जैसे कि धरती पर एक ही जगह में हजारों सूरज चमक रहे हैं, इतनी इसमें रोशनी पैदा हुई थी। खैर, तो सबसे पहले एटम बम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के
तहत बना? अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ने एटम बम की सबसे पहले टेस्टिंग की 16 जुलाई 1945 को। कहाँ पर? मैक्सिको में, जेम्स हिल्स बेसिन में। बम सबसे पहले कहाँ गिरा? 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। ठीक है भाई, दूसरा नागासाकी पर। ये चीज़ें आती हैं अक्सर, ये आप लोग पूछ लेना। अच्छा, जब आगे चलें, जब इसकी बात हम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भारत में एटॉमिक प्रोग्राम के पिता कहे जाते हैं, भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। फेमस साइंटिस्ट थे, लेकिन जो है कि बदकिस्मती से एक हवाई जहाज दुर्घटना में ये इनकी डेथ हो गई। तो सन 1944 में डॉक्टर भाभा ने अपने स्तर से मतलब अपनी लैब अपना ही पैसा, जैसे मैं हूँ ना अपने स्तर से आप लोगों के साथ लगा पड़ा हूँ, नहीं हंस रहे हैं ना सोनू भाई, अपने स्तर से लगे पड़े, हमें कोई फंडिंग कोई एडिंग कुछ हो रही है, अपनी पैसा फूके जा रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है बेटे, कल मिलते हैं 3 बजे। वालेकुम। तो कहाँ थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अपने ही रिसोर्सेज से भारत में एटॉमिक रिसर्च का प्रोग्राम शुरू किया, अपने साथियों के साथ मिलकर के, अपने असिस्टेंट का मिलकर के। ठीक है, फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। तो खैर 1944 में होमी जहांगीर भाभा ने अपने स्तर से भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। 1948 में पार्लियामेंट ने देखो 1947 में हम आज़ाद हो गए, 1948 में भारत की संसद ने एक एक्ट पास किया, ठीक है ना, और उसका नाम था परमाणु ऊर्जा अधिनियम। ये लिखा मैंने ना, अधिनियम, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। 1948 में इंडियन पार्लियामेंट ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट या परमाणु ऊर्जा अधिनियम पास किया। ठीक है, उसके बाद इसी एक्ट से 10 अगस्त 1948 को हमारे यहाँ बना परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इस आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, इस आयोग के अध्यक्ष थे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए परमाणु सबसे पहले 1944 में भारत में होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, उसके बाद सरकार ने हेल्प की। 1948 में संसद ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट या परमाणु ऊर्जा अधिनियम पास किया, और इसी अधिनियम से भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या एटॉमिक पावर या एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक साइंस में रिसर्च को बढ़ाने के लिए क्या बना? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। कब बना? 10 अगस्त 1948 को। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये सारे सवाल पूछता है, आज नहीं तो कल, इस एग्जाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद बना परमाणु ऊर्जा विभाग। ध्यान रखना, मंत्रालय नहीं बना, अभी मिनिस्ट्री नहीं बना, परमाणु ऊर्जा विभाग ये बना 1954 में। इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। सरकार में देखो, आयोग तो अलग था, कमीशन तो अलग था, फिर सरकार के अंदर डिपार्टमेंट बना, मंत्रालय होते हैं ना, तो मंत्रालयों में अलग अलग विभाग भी होते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग सबसे पहले बना 1954 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये हुआ साहब परमाणु ऊर्जा स्थापना, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। 1954 में पार्लियामेंट ने इसके गठन के लिए एक्ट पास किया, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और 1957 से इसने काम शुरू किया। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो एक्ट पास हुआ 1954 में पास हुआ, ये संस्थान बना, कब बना? 1954 में, और 1957 से इसने काम किया। ठीक है, 1966 में इसका नाम हो गया बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? किसी को पता है? चलिए कमेंट करके बताइए, तुमको कुछ नहीं पता। ठीक है, आगे चलें। खैर, तो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट कब बना? 1954 में बना। इसने काम करना कब शुरू किया? 1957 में। ध्यान रखना, फिर से बता दूं, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम 1944, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक भाभा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भाभा, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1954 में ही, क्या 1954 में देखो परमाणु ऊर्जा विभाग बना, 1954 में इसी विभाग के अंदर बना एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, 1957 में इसने काम करना शुरू किया। 1954 में ही बन गया था, लेकिन काम इसने कब शुरू किया? 1957 में। अब उसके बाद जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हो गई, उनकी मौत के बाद इस एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का नाम हुआ BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। ठीक है, 1966 में। आगे चलिए अब फिर लौट के आते हैं अपना इसी कॉन्सेप्ट पर या फैक्ट पर। आगे चलें। अब बात ये आती है कि किसी रिएक्टर में ईंधन क्या होता है। तो अब रिएक्टर को जान लें पहले।
रिएक्टर में ईंधन क्या होता है, इसको जानने से पहले ये जान लें कि रिएक्टर क्या होता है ना। चूल्हा जलाया कभी? चूल्हा, गैस चूल्हा तो जलाया होगा, जलाया ना। तो गैस चूल्हे में ईंधन क्या होता है? गैस होती है। तुमने जलाया चूल्हा? फूंकने वाला, वो वाला चूल्हा है भाई, तुमने जलाया नहीं? अरे तुम तो पापा की परी हो, तुम कहाँ जलाओगी, है ना भाई, है ना भाई। और ये पापा के हेलीकॉप्टर, अरे ये भी पापा के हेलीकॉप्टर है भाई, इनकी उड़ान तुम बाहर देखो गलियों में, है ना। हाँ चलो खैर, तो ईंधन समझते हो ना, ईंधन समझते हो ना। अरे ईंधन तो समझते हो ना, फ्यूल। और जैसे आजकल के बच्चों को पता है ना, वो तो गैस का बर्नर ऑन किया, शू करके हो गया। तो सिलेंडर में जो है वो ईंधन ही तो है, फ्यूल तो है वो। लेकिन अब वो गैस चूल्हा जो है ना, वो भट्टी नहीं है वो भट्टी, पुराने ज़माने का शब्द भट्टी है, लेकिन हम लोग उसको भट्टी कहते नहीं है। हम लोग भट्टी ये सोचते थे कि एक बड़ा सा चूल्हा हो, है ना, चारों तरफ से बंद, और उसमें लकड़ियाँ डाल दी जाएं और खूब आग उसमें से निकल रही, उसी को हम कहते हैं भट्टी। अरे भाई आजा, भट्टी जल रही है, ताप ले, है ना, सर्दियों में, है ना। हाँ सर्दियों में उसको भट्टी कहते। लेकिन छोटा सा चूल्हा जो है वो भी एक तरह की भट्टी है, जिसमें ईंधन जल रहा है, वो भट्टी है ना। अब कोयले की भट्टी हो या गैस की भट्टी हो और लकड़ी की भट्टी हो, है ना, किसी की भी हो सकती है। उसी तरह से ईंधन के रूप में जिसमें एटम जल रहा है, न्यूक्लियस जल रहा है, वो हो गई एटॉमिक भट्टी। और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और एक्चुअली क्या जल रहा है? न्यूक्लियस जल रहा है। तो उसी को हम कहते हैं, न्यूक्लियस से हमने शब्द क्या लिया? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस से क्या बना? न्यूक्लियर। और भट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टर। तो हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ये रहा आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम बिजली बना रहे हैं। अनिल भाई थोड़ा सा इसको इस पे ले आओगे फोकस, है ना। फुरकान देखना, आप बैठे रहो, देखना। तो आप देखें यहाँ पर मुझे वो जमाना आ गया हाई स्कूल इंटर का, जो प्रैक्टिकल करते थे ना, चार्ट बना के ले जाते थे, जैसे तैसे। प्रैक्टिकल ना करते थे हम, जैसे तैसे चार्ट बना के ले जाते थे, और गुरुजी नंबर दे देते थे 20 में से 8 पास होने के लिए। कितने? 20 में से 8। हाँ, हाई स्कूल इंटर में 20 में से 8 ले गए हम। फिर बीएससी में गए तो वहाँ 50 नंबर का होता था इंटरव्यू शायद, तो 50 में से 17, 18 यही नंबर आते थे। ठीक है साहब। अब वही जो बच्चे जो 50 में 50 लाते थे, उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। हाँ, उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। वही गुरुजी जो हमें 20 में से 8 देते थे, उनके बच्चे हमसे पढ़ के नौकरी कर रहे हैं। चले भी आगे, हकीकत है। ओके, तो भैया कब किसका पासा पलट जाए कुछ पता नहीं है, चलते रहें। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेटे हमने ये बना रखा है। आप ये देखें कि एक्चुअली रिएक्टर तो वो है, जो है वो ये है। रिएक्टर तो जो है एक्चुअली वो ये है। इसमें आप देख रहे हैं एक जैसे जो पानी के बर्तन नहीं आते हैं, उल्टे करके रख देते थे, इस टाइप से रख रखा है मैंने। पानी के गिलास नहीं आते, ठंडे पानी के गिलास नहीं आते, गर्मियों में खूब चलते हैं, तो इस तरह से बर्तन सा मैंने यहाँ पर बना रखा है। वो ये कहूँ एक जो सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर रख रखा उल्टा करके। देखिए इसे सीधा कर दो तो आप एक नज़र में देखोगे तो इसको आपको लगेगा जैसे सिलेंडर है ये, तो ये सिलेंडर नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका डिज़ाइन सबसे पहले बनाया था एनरिको फर्मी ने। ठीक, देखो ये एक बहुत ही मजबूत चट्टानी दीवार है, बहुत ही मजबूत कंक्रीट की दीवार है, बहुत ही मजबूत। शीशे के कांच का गिलास नहीं है, बहुत ही मजबूत कंक्रीट की दीवार है। इतनी मजबूत जैसे आप डैम देखते हो ना, जैसी वो दीवार है ना, इससे भी चौड़ी दीवारें हैं ये चारों तरफ से। ठीक, अब इस दीवार में इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ, ये सारा का सारा जो है ये पानी से भरा हुआ है, सारा का सारा पानी से भरा हुआ है, इसके चारों तरफ पानी है। और इसी में हमने एक बॉक्स जो है वो लटका रखा है, एक बॉक्स। एक्चुअली ये स्विमिंग पूल रिएक्टर है, ये जो स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर है। स्विमिंग पूल समझते हो ना, नहाने का तालाब, उसमें आप गिर जाओ, तैरते रहो किधर को भी। ये जो स्विमिंग पूल रिएक्टर का टाइप है ये। अच्छा खैर, अब एक बॉक्स है, ये बहुत ही मजबूत बॉक्स है, इसमें ईंधन रखा हुआ है। अब वो ईंधन जो है वो यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कुछ भी हो सकता है, ईंधन रखा हुआ। अभी बात करेंगे ईंधन की भी, ठीक है ना, कि न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है, वो रखा हुआ। अब ये जो इसमें लाल लाल रंग के जो आप लाइन देख रहे हो, ये रॉड हैं, जिन्हें हम कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। किसकी बनती हैं ये? कैडमियम की और बोरॉन की, है ना। तो ये जो लाल रंग की जो रॉड आप देख रहे हो, इन्हें आप अंदर बाहर कर सकते हो। अगर रिएक्टर की स्पीड को, अगर जैसे हम लोग चाय, जैसे पुराने ज़माने के चूल्हे होते हैं ना, मेहमान ज़्यादा आ गए जल्दी करो चाय, तो क्या करते थे, 4 लकड़ी और चूल्हे में लगा दी, है ना, 4 लकड़ी और लगा दी, तेज़ी से चाय जल जाती थी। भाई ज़्यादा लकड़ी डाल दी, ज़्यादा कोयला डाल दिया, या गैस थोड़ी तेज़ कर दी, या हीटर 1000 वाट की जगह 2000 वाट के लेगा है, तो जल्दी से उबल जाएगा वो। और देखा भाई मेहमान तसल्ली से जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2-2 4-4 लकड़ी जला करके आराम से चाय बन रही है ना। या मार्केट से दूध या पत्ती नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे पानी गर्म हो जा रहा, फिर दूध आएगा तो डल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा लकड़ी डाल दी तो स्पीड तेज़ हो गई, लकड़ी थोड़ी खींच दी, कोयला बाहर कर दिया तो स्पीड कम हो गई,
है ना, बिल्कुल खींच दी लकड़ी तो थोड़ी देर में चूल्हा बुझ जाएगा। बुझ जाएगा नहीं बुझ जाएगा? और कब बुझेगा चूल्हा? एक तो तब बुझेगा चूल्हा जब लकड़ी पूरी तरह से या कोयला पूरी तरह से आप खींच दोगे तो धीरे धीरे बुझ जाएगा। दूसरी कंडीशन कब होगी जब चूल्हा बुझ जाएगा? आपने टैबलेट चला दिया अपना तो चलाओ ना यार, है ना। दूसरी कंडीशन कब आएगी जब चूल्हा बुझ जाएगा? बताओ। एक तो चूल्हा तब बुझेगा जब आप लकड़ी खींच दो उसमें से, कोयला ईंधन निकाल दो। दूसरी स्टेज कब आएगी जब चूल्हा बुझ जाएगा? है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यार देखो, मतलब मेरे बारे में कहा जाता है कोई काम अगर मुश्किल से हो सकता है तो मैं उसे आसानी से क्यों करूं, मेरे बारे में कहा जाता है ना। हाँ, अपनी अपनी टेंडेंसी है। तो वो कहती जब सवाल में आंसर कठिन से कठिन दे सकते हो तो आसान आंसर क्यों? आपसे ही कह रही थी अरे ऑक्सीजन की कमी, हाँ कैसे करोगे ऑक्सीजन की कमी? हाँ भाई चूल्हा बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल सही है भाई। वो जो आपके वो जो होते हैं ना, ये जो होते हैं आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करते हो आप। तो इसमें जब पाउडर आप छिड़कते हो आग के ऊपर तो वो चारों तरफ आग के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ऑक्सीजन रोक देते हैं, आग बुझ जाती है। तो आपका आंसर भी सही था, लेकिन इतना तगड़ा आंसर मत दो। उन्होंने कहा क्या, जब ईंधन खत्म हो जाएगा, जब लकड़ी और कोयला उसके अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो ईंधन, चूल्हा बुझ जाएगा ना, भट्टी बुझ जाएगी। ठीक है, तो खैर, तो अभी मैं बताऊंगा इनका काम क्या होता है। ये एक्चुअली ईंधन की जो रिएक्टर है ना, रिएक्टर में ईंधन की जलने की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा करती हैं। तो इसी को हम कहते हैं कंट्रोल रोड्स। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ईंधन है, ईंधन पर हमने न्यूट्रॉन की बौछार की, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब बहुत तेजी स्पीड वाला है ना। तो इस ईंधन पे हमने जो है कि न्यूट्रॉन की बौछार की, ईंधन टूटा, उससे हीट निकली। उससे क्या निकली? हीट निकली। अब जब हीट निकली तो पहले तो ये बॉक्स गर्म हुआ। पहले वो सिंपल सी बात है, जो पुराने ज़माने की पानी की राड होती थी ना गर्म करने वाली, अभी भी चलती है, लेकिन अब गीज़र इतने सस्ते हो गए ना, सस्ते और अच्छे आसान मिलने लगे, और सस्ते भी हो गए, अच्छे भी हो गए। एक ज़माना वो भी था जब खुले में नहाते तो सुबह 4 बजे है ना, लेकिन अब गीज़र आ गए तो लाइट नहीं है तो नहाना ही नहीं है, लाइट नहीं है तो नहाना ही नहीं है ना। हाँ, ठंड लग रही है। खैर, तो एक ज़माना वो भी था सुबह 4-5 बजे उसी पानी से नहाते थे, खुले में बाहर नल खुले में, कल्चर था वही। अब तो बाथरूम आ गए, बाथरूम के अंदर नहाना, गीज़र ठंड से। ओके, फिर ठंडा गर्म पानी उसमें मिलाना, फिर देखना ना, कभी कभी जल भी जाता है ना, बदन पे डाला, फिर ठंडे पानी के नीचे, है ना। हाँ चलो खैर, होता है ना, होता है नहीं होता? हाँ, अरे वे सबके, है ना। और कभी कभी बाथरूम में हो जाता है ना, ठंडा गर्म पानी खूब मिल जाता है तो बाथरूम आ जाता कोहरा, उस शीशे में अपनी शक्ल नहीं दिखती है। अरे आता नहीं आता कोहरा? अरे हाँ यार, जब जो लोग गीज़र से नहाते हैं वो देखो ठंडा गर्म पानी ऐसा जाएगा जैसे न्यू फाउंडलैंड में आ गए, है ना, घना कोहरा उसमें आया हुआ। चलो मुद्दे पे आ जाए ना। तो अब क्या है कि पहले तो ये गर्म होगा भाई, एटम बम फट गया इसके अंदर। क्या फट गया? एटम बम फट गया, उससे बहुत सारी गर्मी निकली। उस गर्मी से ये पूरा का पूरा बॉक्स गर्म हो गया और धीरे धीरे आसपास का पानी गर्म होने लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल्टी के अंदर आप बिजली की रॉड रखते हैं, पहले रॉड धीरे धीरे गर्म होती है, उसके बाद वो सारा पानी गर्म हो जाता है। और अगर आप उसको रख के भूल गए, जैसे गीजर को चला के भूल जाते हैं ना, उस रॉड को रख के भूल गए आप, तो धीरे धीरे पहले पानी खूब गर्म होता है, फिर वो भाप बन के उड़ने लगता है। धीरे धीरे सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। फिर वो प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है वो जलने लगती है। वो जब वो जलती है उसकी स्मेल आती है, फिर करते हैं अरे यार, है ना। हाँ समझ गए ना, अरे यार। होता है, सबके साथ होता है। तो भैया यहाँ देखो, है ना, शुरू में लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी ना, तो पानी में हाथ डाल देते थे, होता था है ना। हाँ, पानी में हाथ डाल दिया, देखे छूने आके बच गए, मरते नहीं थे लेकिन बच गए थे, है ना। तो खाब यही है, ठीक है। तो इस रिएक्टर में इतनी गर्मी है कि तुम इसके पास जाओगे तो ऐसे करके उड़ा देगा तुम्हें, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। मतलब गंगा जी के लिए भी नहीं बचोगे तुम, इतनी गर्मी है ना, विसर्जन के लिए भी नहीं बचो। मतलब सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। हाँ, अगर मोक्ष लेना, पूरा का पूरा पानी धो के ले जाना पड़ेगा गंगा जी में बहाने के लिए। हाँ, इतनी गर्मी है, ठीक है ना। उस गर्मी को पा, ओके बी सीरियस, इस गर्मी को पा करके भाई साहब ये पानी जो है वो तेजी से भाप में बनेगा, है ना, तेजी से भाप बनेगा। और ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिकली आप समझो ना, जैसे कुकर अगर फट जाए या गैस सिलेंडर अगर फट जाए तो कितना विनाश होता है ना। क्यों? प्रेशर बहुत होता है उसके अंदर ना। कुकर फटेगा तो भाप तो मारेगी। इसके अलावा उसके अंदर प्रेशर इतना होता है, बम का काम करता है। तो उसी तरह से इसके अंदर बहुत प्रेशर होता है। तो यहाँ पर इसको हम टाइट करके रखते हैं। जब देख लेते हैं कि भाई पानी की भाप का प्रेशर खूब हो गया, उसके बाद इसको खोलेंगे हम यहाँ से, और खोलने के बाद भाप जो है तेजी से यहाँ से रिलीज होगी। भाप यहाँ से तेजी से रिलीज होगी। यहाँ पर हमने लगा रखी है टरबाइन। क्या लगा रखी है? टरबाइन। टरबाइन समझते हैं ना,
उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, ये पाइप है ना बेटे, ये पाइप है, इसको आप ऊपर से झरने की शक्ल में पानी गिराओ इसके ऊपर तो ये घूमने लगेगा, ये जो है घूमने लगेगा। इसके ऊपर ना फट्टे से लगे, फट्टे जानते हैं ना, है ना, चक दे फट्टे, ट्रकों के नीचे लिखा रहता ना चक दे फट्टे, जानते हो चक दे फट्टे? अरे वो ड्राइवर लोग ट्रक के अंदर लकड़ी के फट्टे रखते हैं ताकि वो पहिया वैया बदलते गई ना तो उन्होंने क्या कहते हैं उसको, उठाते हैं ऊपर को, वो क्या कहलाता है, जैक। हाँ, जैक से पहिया उठाते हैं तो जैक के गिरने का डर रहता है ना, तो नीचे फट्टे लगा देते हैं उसके नीचे ताकि वो ट्रक बस जो भी उठी रहे, चक दे फट्टे वही होता है। तो उसका एक डायलॉग बन गया था जैसे हम कहते हैं चक दे फट्टे, है ना। पंजाबी फिल्मों में जो पंजाबी भांगड़ा रॉक सॉन्ग होते हैं ना, उसमें अगर चक दे ना आए तो गाने नहीं होता, है ना, सुनते ना, सुने पंजाबी गाने? अरे फिर क्या सुना, नहीं सुना तो अच्छा। तो साहब चक दे फट्टे कहाँ से आया? अच्छा हाँ, तो ये जो पाइप है ना इसमें फट्टे लगे हुए हैं ताकि जैसे इस पर पानी की बौछार गिरती है ना, घूमता है ये, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपने सभी ने अपने घर में जो सीलिंग फैन होते हैं उसकी मोटर खुली हुई देखी होगी, उसके अंदर एक लोहे की कॉइल होती है, उसके बाहर तांबे की तारें लटकी होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो ड्रम है बड़ा सा, जिसे आप क्या कह रहे हैं इसको टरबाइन, इसके चारों तरफ तांबे की तार लटकी हुई है और बीच में इसके है चुंबक, बीच में क्या है, चुंबक। अब जितनी तेजी से ये घूमेगी उतनी तेजी से करंट पैदा होगा। जो पानी से बिजली बनती है, डैम के अंदर हमने पानी इकट्ठा किया और ऊंचाई से उस पानी को हमने टरबाइन के ऊपर गिराया, अब ये टरबाइन घूमेगी, जितनी तेजी से घूमेगी उतना ज़्यादा करंट पैदा होता। और जब तक ये घूमती रहेगी, ये तो सिंपल है, बिजली को स्टोर नहीं कर सकते ना हम, दिक्कत ये है। अगर बिजली को स्टोर बैटरी में तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन ये बिजली हमारे घरों में आ रही है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। ये तो रेगुलर प्रोसेस है, उधर प्रोजेक्ट में बन रही है और इधर सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको स्टोर कर लेते, तो जैसे सर्दियों में बिजली की डिमांड कम हो जाती है या रेनी सीजन में डिमांड कम हो जाती है तो हम उसको स्टोर कर लेते और फिर गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती। शायद ये भी तकनीक कोई आ जाए, है ना। तो खैर अब इससे बिजली बन रही है। अब ये टरबाइन को घुमाना बेटे, क्या करना है, बिजली बनाने की क्या करना है, टरबाइन को घुमाना। अब इसको आप पानी की बौछार से घुमा लो या फिर भाप की बौछार से, या इस पर भाप डाल के उससे घुमा लो आप। अब उस भाप को आप चाहे, भाप तो किससे बनेगी, पानी से बनेगी ना, उस भाप को आप चाहे कोयला जला करके बना लो, चाहे गैस जला करके बना लो, चाहे गन्ने की जो खोई होती है, बकास जिसे कहते हैं ना, उसे जला करके बना लो, या फिर जो परमाणु बम है उसे फोड़ो और उससे भाप बनाओ, उससे चला लो। तो कहते हैं ना कोल बेस्ड या गैस बेस्ड पावर प्लांट। तो कोल बेस्ड या गैस बेस्ड पावर प्लांट क्या होता है, कोयले और गैस से थोड़ी बिजली बन रही है, कोयला और गैस जो है भट्टी में इस्तेमाल हो रहे हैं। किस भट्टी में, जिसके ऊपर पानी के विशाल टैंक रखे हुए हैं। कोयला जो है, कोयला जलता है, वो पानी के विशाल टैंक को गर्म करता है, उससे भाप बनती है, भाप जाती है किस पे, टरबाइन पे, टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है। उसी तरह से पांडे जी बैठे हैं ना, उसी तरह से ये जो रिएक्टर है ना, ये जो बॉक्स है, ये गर्म हो रहा है, गर्म होकर के ये भाप बन रही है। भाप एक स्टीपी का, इस भाप को हमने तेजी से इस टरबाइन पे खोला, टरबाइन घूमी। ये टरबाइन किससे जुड़ी हुई है, जनरेटर से। टरबाइन किससे जुड़ी हुई है, जनरेटर से बिजली बन रही है। अब यहां पर आप देखो फिनोमिना क्या है, यहां से अब यहां पर आपने पानी भाप बना करके उड़ा दिया। अब ये सारा का सारा भाप जो है इसको हम नीचे ले आए, कहाँ ले आए, नीचे ले आए, यहाँ से नीचे ले आए और यहाँ पर इस भाप को ठंडा करने का इंतजाम हमने कर रखा है। अब ये भाप यहाँ पर ठंडी हो रही है, फिर से पानी में बदल जा रही है, भाप ठंडी हो रही है, फिर से पानी में बदल जा रही है। इसका फिर कुछ हिस्सा जो है फिर से इसमें गया, फिर इसका कुछ हिस्सा इसमें गया, फिर गर्म हुआ और गर्म बन के भाप बना और फिर बिजली बनाने का काम आ गया। और जो बाकी हिस्सा है, ये देख रहे हो ना आप, बाकी हिस्सा नीचे आकर के ठंडा होकर के आके इसमें जुड़ गया और यहाँ से ठंडा होकर के फिर ये शू करके इधर को निकल गया। ये सारा का सारा प्रोसेस है। इसको आप यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, गर्म करके भाप को टरबाइन में फेंक रहे हैं, जो गर्म भाप यहाँ पर के ठंडी हो रही है, अलग अलग प्रोसेस में फिर से ये जो आप जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें चली जा रही है। तो एक्चुअली रिएक्टर जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे आप कहते हैं, वो तो यही है। फिर किसी के दिमाग में आई कि भाई इससे बिजली बना सकते, रिएक्टर तो यही है, ये जो देख रहे हैं आप ना बॉक्स, ये और इसके अंदर जो रॉड्स लगी हुई है, रिएक्टर तो यही है, ठीक है ना, रिएक्टर तो ये। फिर किसी के दिमाग में आया कि इससे बिजली भी बना सकते हैं हम, तो फिर ये इंतजाम किया गया कि पानी गर्म करो, गर्म करके भाप बनाओ और टरबाइन को चलाओ। टरबाइन को किससे जोड़ दो, ग्रिड, जनरेटर से। जनरेटर को किससे जोड़ दो, मैंने लिखा है ग्रिड से। ये जो बिजली के तार आ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है। इससे जो बिजली बन रही है इसी को हम कहते हैं एटॉमिक, क्या कहेंगे, पावर या परमाणु शक्ति या परमाणु बिजली, ठीक है। पांडे जी अब जाना तो जाओ, इसी को हम कहते हैं परमाणु बिजली। कल पांडे जी देख लेना जिस समय भी आना है, ठीक है। पांडे जी जाएंगे तो एक अपने साथ लेके जाएंगे, है ना। तो अब ये देखो, अब मैंने आपको रिएक्टर समझाया यहाँ, और रिएक्टर में ईंधन क्या है, ईंधन बताया, ईंधन क्या होता है। अब ईंधन जो है वो केवल यूरेनियम ही नहीं है, ईंधन या फ्यूल के रूप में। सबसे पहली बात तो अच्छा, तो सही बताओ सबसे अच्छा ईंधन किसे कहते हैं हम।
उस मतलब ईंधन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आप थोड़ा तेज तेज बोलो ना, तेज तेज यहाँ बोलोगे तेज तेज लिखोगे। ईंधन जल्दी जले, वैसे ही इग्निशन अच्छा हो वो जो है, अच्छा इतनी जल्दी भी ना जले कि थोड़ा सा चिंगारी दिखाई हो भड़ाम, है ना, जो उसके पास है उसे ही, मतलब आसानी से उसे आप कहो कि वो ईंधन जो है वो आसानी से आग पकड़ लेता हो, है ना। पेट्रोल आप चूल्हे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, हाँ वो जला देगा आपको। तो आसानी से आग पकड़ लेता हो, या जल्दी आग, जल्दी नहीं कहना, आसानी से आग पकड़ लेता हो, देर तक जलता हो, राख हो, पोल्यूशन सब कम से कम देता हो, अच्छी खासी हीट देता हो, किफ़ायती हो, क्या हो, किफ़ायती हो, आसानी से मिल जाता हो, है ना। सभी लिख के आया यार, एग्जामिनर नंबर फिर भी नहीं देता, एग्जामिनर नंबर फिर भी नहीं देता। खैर, तो ईंधन ये है ना, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन ईंधन। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन ईंधन। और आपके आसपास जो ईंधन है सब, उनमें सबसे खराब ईंधन कौन सा है? कैरोसिन, उपले कंडे, जो गोबर के कंडे बनाते हैं ना वो। खैर, तो उसी तरह से यूरेनियम भी ईंधन है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारी धातुएं हैं जो ईंधन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें कुछ अच्छे ईंधन भी हैं और कुछ कम अच्छे ईंधन भी हैं, ठीक है ना, और कुछ खराब ईंधन भी हैं। तो बहुत सारे ईंधन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूरेनियम धातु, थोरियम धातु, जिरकोनियम धातु, मोनेजाइट धातु, प्लूटोनियम धातु, ये क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूल है, ये नाभिक, समझ आ रहा था उसमें? ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूल या नाभिकीय ईंधन है ये, ठीक है। अब फिर बात आती है आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। इसके लिए अलग से कभी टॉपिक हम ले लेंगे। फिलहाल जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप है ना, 1H1, 1H2, 1H3, क्या है ये? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आइसोटोप। उसी तरह से यूरेनियम के भी अलग अलग आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अब इसमें देखेंगे कि इसमें ईंधन कौन सा है, कौन सा नहीं है। यूरेनियम में देखें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, फिर मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी, इसकी बात मैंने आपको बता दी। न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी सबसे पहले किसने बनाई थी? इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने, सबसे पहले फर्मी ने बनाई थी। सभा आपने किस समय जाना होगा? छुट्टी किस समय चाहिए होगी आपको? है 6 या 7? 6, हाँ, तो क्योंकि 6 बजने वाले हैं ना, देख लेना, ठीक है। मैं तो यहाँ 7 बजे तक हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी सबसे पहले किसने बनाई? इटली के एनरिक फर्मी ने। एक मिनट रुकना जरा, आगे चलें। तो अब यहाँ पर आती है कि न्यूक्लियर ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल कौन होगा? आपके घर में लकड़ी है, उसको आप माचिस दिखा रहे हैं, वो जल जा रही है, फ्यूल है वो। अब न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा होगा? न्यूक्लियर फ्यूल या नाभिकीय ईंधन वो होगा जो न्यूट्रॉन से टूट जाए। बहुत सारे न्यूक्लियर अब न्यूक्लियर जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। उसमें एक ना कॉन्सेप्ट है कि जिन एलिमेंट्स का मास 83, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार संख्या, जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 83 या उससे ज़्यादा हो, 83 से ज़्यादा हो, वो जो हो जाते हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं और वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडिएशन या रेडियो एक्टिव की बात अलग से कभी कर लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें क्या कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम वगैरह, अगर ये ईंधन तभी कहलाएंगे अगर ये न्यूट्रॉन को सोखें ना, बल्कि न्यूट्रॉन को सोखने के बाद इनमें ब्लास्ट हो जाए, टूट जाए, या न्यूट्रॉन इनको तोड़ दे। अगर ये न्यूट्रॉन के हमले से टूटते नहीं हैं तो ये फ्यूल नहीं है। रेडियो एक्टिव हैं, न्यूक्लियर पदार्थ हैं ये, लेकिन अगर न्यूट्रॉन के हमले से टूटते नहीं हैं तो ये न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। अगर न्यूट्रॉन इन्हें 2 हिस्सों में तोड़ देता है तो ये न्यूक्लियर फ्यूल है। तो आपसे पूछे कि भाई न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ऐसा ईंधन या ऐसे न्यूक्लियर एलिमेंट जो न्यूट्रॉन से टूट जाएं, जैसे कि यूरेनियम 234, 235 और प्लूटोनियम या Pu 239। यहाँ पर आपने देखा मैंने यूरेनियम 233, 34, 35, 38 लिखा है, लेकिन ईंधन का नाम क्या दिया है मैंने? 234, 235 और Pu माने प्लूटोनियम 239। फिर मैंने लिखा है कि देखो थोरियम 232 और यूरेनियम 238, मैंने लिखा ये एक्चुअली फ्यूल नहीं है, एक्चुअली फ्यूल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन से टूटते नहीं है ये। कौन? थोरियम। जैसे भारत में थोरियम के भंडार खूब हैं, हम लोग कहते हैं ना हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पिछड़ा हुआ है या इतनी तेज़ी से गति नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे यहाँ कुल बिजली प्रोडक्शन में मात्र 2% हिस्सा है परमाणु बिजली का, मात्र 2%। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है ना। यूरेनियम के मामले में हम विदेशों पर निर्भर हैं और उसमें बहुत सारी टीटी हैं, उसकी वजह से हमें आसानी से यूरेनियम या जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो मिलता नहीं। थोरियम हमारे पास खूब है, लेकिन थोरियम को यूरेनियम में बदलने के लिए, थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल में बदलने की जो तकनीक है वो बहुत महंगी है।
ये एक दिक्कत है हमारे पास। तो अक्सर हम लोग सरकार को सलाह भी देते हैं ना कि भाई आप थोरियम का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाओ। तो थोरियम क्या देखे, जैसे थोरियम 232, यूरेनियम 238, ये फ्यूल नहीं है, एक्चुअली फ्यूल नहीं है, लेकिन ये फ्यूल बन जाते हैं एक खास स्थिति में या सर्टेन कंडीशन में ये फ्यूल बन जाते हैं। कैसे? थोरियम 232 जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 में बदल जाता है। उसी तरह से यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। लेकिन ये जो टेक्निक है बहुत ही क्लिष्ट है और महंगी भी है, क्लिष्ट भी है यानी कि मुश्किल भी है और महंगी भी है। खैर, तो थोरियम 232 और यूरेनियम 238 जो हैं वो फ्यूल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब थोरियम 232 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और यूरेनियम 238 भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो थोरियम 232 बदलता है यूरेनियम 233 में और ये यूरेनियम 238 बदलता है प्लूटोनियम में। अब ये क्लिष्ट क्यों है? ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब तभी करेंगे, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब तभी करेंगे जबकि इन पर गिरने वाला न्यूट्रॉन जो है बहुत ही हाई स्पीड हो। इन पर गिरने वाला जो न्यूट्रॉन है ना बहुत ही हाई स्पीड से हो। बहुत ही हाई स्पीड का न्यूट्रॉन जब इन पर अटैक करेगा थोरियम 232 पे तो वो से यूरेनियम 233 में बदल जाएगा और यूरेनियम 238 पे तो इसे बदल जाएगा किसमें? प्लूटोनियम 239 में, जो कि फ्यूल है। मैंने लिखा ना यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 क्या है? ईंधन है, यानी कि फ्यूल है। ठीक है, ओके। इसको एक बार फिर देख लेना कि कौन सा फ्यूल है और फ्यूल क्या है, फ्यूल कोई क्यों नहीं है और कोई क्यों है फ्यूल, और कौन सा किस कंडीशन में फ्यूल बदल जाता है। ये रिएक्टर की हमने बात कर दी आपको। जब भी आप स्टेट पीसीएस का मेन देने जाएंगे ना तो अगर रिएक्टर पे क्वेश्चन आ जाए एटॉमिक बिजली पे तो अगर इस तरह से आप चित्र बना दें तो बहुत ही इंप्रेशन पड़ेगा। खैर, अब यहाँ पर बात आती है स्पेंट फ्यूल, है ना। आपने देखा होगा ना, आप लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी आप जब जला रहे हैं, अच्छा वो देखो सिलेंडर होता है ना, ये जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, उनके पास एक तकनीक है ना कि सिलेंडर पूरी तरह से ख़त्म हो गया फिर भी पता नहीं कैसे एक आध चाय का इंतजाम कर लेती हैं, वो उल्टा करके, कैसे कभी कोई पानी डाल के, कैसे होता है कोई इंतजाम, सिलेंडर ख़त्म हो गया फिर भी जला ले, कैसे? हाँ हाँ, देखो अपनी अपनी देसी तकनीक है, मेरे समझ में नहीं आया। पानी का कपड़ा सूखा करके डाल देते, गीला करके डाल देते हैं जहाँ तक सूखा, हाँ अपनी अपनी तकनीक। कुछ सिलेंडर उल्टा करके रख देते हैं, कुछ ऐसे उसको हिलाते हिलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, जो भी है ना। यानी कि ईंधन आपने खर्च कर लिया, उसके बाद भी थोड़ा सा हिस्सा उसका बचा हुआ, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेकिन उसकी कुछ हल्की फुल्की फॉर्म में बचा हुआ, उसको हम कहते हैं स्पेंट फ्यूल। ठीक है ना। ईंधन स्पेंट फ्यूल, स्पेंट माने खर्च हुआ हुआ, स्पेंट फ्यूल यानी कि मैंने लिखा फ्यूल के यूज़ के बाद बाकी जो फ्यूल बचा है, आपके परमाणु भट्टी है आपके यहाँ, उसने आप भले उसमें थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, जिरकोनियम, प्लूटोनियम कुछ भी डाला आपने, है ना, वो ईंधन जल गया। जलने के बाद उसकी जो राख बची हुई है, उसकी जो राख बची हुई है उसे हम कहते हैं स्पेंट फ्यूल, या उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर कचरा, ये न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर कचरा, ये नाभिकीय, सुना है तब सुनना, नाभिकीय कचरा। तो ये न्यूक्लियर वेस्ट यानी कि कचरा का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने चावल बनाए, चावल आपने बनाए और चावल जो है तली में लग गए, कहते हैं ना तली में लगना, तो क्या बन जाती है? खुरचन, है ना। चाय से खाने में कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है, खुरचन कहते हैं ना वो। तो क्या हो गया? वो बचा खुचा तो हो गया ना भाई, चावल आप खाएंगे नीचे बच गए, खुरचन कहते हैं तली में लगे हुए चावल, तो बचे खुचे हो गए। उसी तरह से रिएक्टर में ईंधन जल गया लेकिन कुछ उसके अवशेष, कुछ पार्ट्स जो हैं वो बच गए, उसको हम कहते हैं स्पेंट फ्यूल, या उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट या कचरा। तो अब न्यूक्लियर वेस्ट या कचरे का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो पता कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका? फिर से घर में चूल्हा जल रहा है, रात भर चूल्हा जला, आराम से चूल्हा उसके बाद बुझा दिया, उसके ऊपर राख रख दी, सारा चूल्हा खत्म हो गया, राख रख दी उसके ऊपर। सुबह उठते थे ना तो वही जो ईंधन जला था, अगर अच्छी लकड़ी होती थी तो उसके कोयले, वो लकड़ी जो थी वो कोयला में बदल जाती, किस में बदल जाती थी? कोयला में। उसको फिर से इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा कैरोसिन डाला, माचिस जलाई, वो फिर से दहकने लगता था। यानी वो कचरा था उसका भी इस्तेमाल हमने कर दिया। उसी तरह से ईंधन पूरा खत्म हो गया लेकिन कचरा बच गया, उस कचरे में प्लूटोनियम 239 बचता है। क्या बचता है? प्लूटोनियम 239, ये अपने आप ही बन जाता है उसके अंदर प्लूटोनियम 239, जो कि क्या है? जो कि क्या है? ईंधन है। क्यों ईंधन? क्यों है ईंधन? क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ये न्यूट्रॉन से टूट जाता है। ओके, तो खैर स्पेंट फ्यूल या जिसे आप कह सकते हो कचरा, और नाभिकीय कचरे में क्या होता है? न्यूक्लियर वेस्ट में क्या होता है? प्लूटोनियम 239। अब ये बात आती है फ्यूल का क्रिटिकल मास। अब ये फ्यूल का क्रिटिकल मास जो होता है ना, इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास जो नेचुरल यूरेनियम आता है, नेचुरल यूरेनियम जो आपके पास आता है उसमें वो जब आएगा तब आएगा, पहले कप चाय पियेंगे, ठीक है ना। रोक देना सर। तो जो नेचुरल यूरेनियम है ना, उसमें जो यूरेनियम 238 है
उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यूरेनियम 238 जो है फ्यूल नहीं है ना, अभी बताया ना मैंने। यूरेनियम 238 जब न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करेगा तो वो प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा, वो फ्यूल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ही हाई स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए, है ना। तो अब होता क्या है कि आपके पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत एटम बम बना लो या फिर एटॉमिक पावर प्लांट बना लो ना। यूरेनियम जो आपका नेचुरल यूरेनियम है, जो पिचब्लेंड या येलो कैक से जो मिलता है, उसमें अलग यूरेनियम के अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 233 भी है, 34 भी है, 35 भी है, 238 भी है, 239 भी है। यूरेनियम 239 नहीं होता, प्लूटोनियम 239 होता है, ठीक है ना। तो उसमें लगभग 99% जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है, जो कि फ्यूल नहीं है। अब उसी के अंदर है यूरेनियम 235, जो कि होता है लगभग 0.05% या 0.71% ऐसे कर हैं। कुछ कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं, इधर दिखा दूँ, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो अलग लिखा है मैंने। तो उसमें जो यूरेनियम 235 जो होता है ना, यूरेनियम 235, ये तो मैं क्रिटिकल स्टेज समझाने के लिए लिखा आपको। जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 238 भी होगा, 35 भी होगा, 34 भी होगा, 35 भी होगा और यूरेनियम 238 भी होगा। लेकिन एक्चुअली उसमें जो फ्यूल है वो है यूरेनियम 235, जो कि न्यूट्रॉन से टूट जाता है। उसकी जो मात्रा है बहुत ही कम होती है, 0.7 के आसपास, ठीक है ना, 0.7% के आसपास उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा होती है। लेकिन इतनी कम मात्रा में वो यूरेनियम जो है वो टूट नहीं पाता। किससे? न्यूट्रॉन से। अगर आपने यूरेनियम को तोड़ना है तो उसमें यूरेनियम 235 की जो क्वांटिटी होनी चाहिए कम से कम 20% होनी चाहिए। कितने परसेंट होनी चाहिए? 20%। अगर यूरेनियम का इस्तेमाल आपने एटम बम के रूप में या पावर प्लांट को चलाने में करना है तो उसमें फ्यूल यानी कि यूरेनियम 235 कम से कम 20% होना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है नेचुरल यूरेनियम में। अब टेक्नोलॉजी, एटम बम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी आई और उसके लिए जो चैलेंज था वो ये था कि नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए और यूरेनियम 238 की क्वांटिटी को घटाया जाए। यानी कि यूरेनियम 238 को किससे बदला जाए? यूरेनियम 235 में। इसी को हम कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम समृद्धिकरण। यूरेनियम 235 समृद्धिकरण हो रहा है, लेकिन उसको बोलते क्या है? यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम समृद्धिकरण। उसका मतलब यह है कि जो नेचुरल यूरेनियम और है उसमें यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 से बदलना। इसी को कहते हैं, फिर से बता दूं, यूरेनियम एनरिचमेंट या यूरेनियम समृद्धिकरण। जब उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 20% या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो एक फ्यूल बन जाता है। देखो अब उसकी 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। मैंने लिखा है ना, मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ, फ्यूल का क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास का मतलब जब यूरेनियम में यूरेनियम 235 कम से कम 20% हो जाए। और एक्चुअली कितना होता है? अच्छा हाँ, मुझे यही इशारा कर रहे थे आप लोग ना। अच्छा, इसका मतलब पढ़ लिया तुमने, शाबाश, वेरी गुड। एक्चुअली कितना होता है? 0.71%। यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम में है, देखो हमने पढ़ाना शुरू किया, यहीं रुक गया लंबू, है ना, तुम तो जा रहे थे। हैं मोबाइल है क्या? किसका है? आपका? नहीं तो मोबाइल तो उठा लेते ये। ठीक है, बैठो बैठो, चले जाना। तुम तो इतने लंबे छोड़ो, शेर भी नहीं खाएगा तुम्हें तो। यार इसको उठा के कहाँ के लेके जाऊंगा मैं? हाँ, शेर भी ऐसा शिकार करता है ना जिसको कैरी करके ले जाए। अब शेर ने इनको पकड़ लिया, है ना, पता चला ये शेर के ऊपर बैठ गए। यार मैं कहाँ फंस गया यार, हम जैसे को उठा के ले जाए शेर। हाँ, ये बैठे, इन्हें उठा के ले जाए शेर। जो भारी भरकम, कभी सुना भारी भरकम लंबा चौड़ा 6 फीट का उसे शेर मार के खा गया, गुलदार मार ना, वो आएगा नहीं पास में, वो तो डरे। हम तो सीरियसली बता दूं भाई, उसने शिकार को पकड़ के घसीट के भी लेके जाना है ना, अभी खींचेगा ही ना, जेसीबी लानी पड़ेगी। शेर कहाँ से लाएगा बेचारा जेसीबी? ठीक है, तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो कहीं भी चले जाओ, है ना, इधर आ जाओ, है ना। इन जैसे लोग डरे, चले कहाँ थे? तो जब यूरेनियम में यूरेनियम 235 कम से कम 20% हो जाए तो उसे हम कहते हैं फ्यूल का क्रिटिकल मास। इसको फ्यूल का क्रिटिकल मास भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं रिएक्टर की क्रिटिकल स्टेज। आपने रिएक्टर के अंदर यूरेनियम रखा, यूरेनियम के अंदर या यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम के अंदर जो यूरेनियम 235 है उसको इनरिच किया और 20% पर आप ले आए। 20% पे ले आने का मतलब ये नहीं है कि वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उसमें। हाँ, अब उस पर न्यूट्रॉन की बौछार आप करोगे तो न्यूट्रॉन उसे तोड़ देगा। क्रिटिकल स्टेज का मतलब ये है कि अब इससे अगला जो पॉइंट है वो खतरनाक है। क्रिटिकल स्टेज है ना, मरीज जो है क्रिटिकल स्टेज में है, मरीज क्रिटिकल स्टेज में है, तुरंत आईसीयू में भर्ती कर दो। क्या अगर इसकी हालत और ख़राब हुई तो अब कुछ भी हो सकता है। उससे पहले हमें ठीक है, सुनते हो ना डॉक्टर, भाई मरीज है गंभीर है लेकिन क्रिटिकल नहीं है। और जैसे कोई क्रिटिकल स्टेज है भाई, है ना, फिल्म में होता है ना, क्रिटिकल कंडीशन में
फिर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की घंटियाँ बजती हैं, फिर हीरो हीरोइन जो भी है इधर 2-3 सेकंड के सीन होते हैं ना, और उसके बाद फिर वो दिव्य शक्ति आती है और वो हीरो जिंदा हो जाता, कभी हीरोइन जिंदा हो जाती है ना अलग। ठीक है, तो क्रिटिकल स्टेज, किसी भी रिएक्टर का क्रिटिकल स्टेज में आने का मतलब ये है कि उस रिएक्टर के अंदर जो ईंधन है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 20% पर आ गई है। अब उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। रिएक्टर को स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन की जब बमबारी करोगे तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है, विखंडन या फिजन शुरू हो सकता है। और यूरेनियम का क्रिटिकल मास क्या है? यूरेनियम का क्रिटिकल मास का मतलब ये है कि उसमें नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कम से कम कितनी हो जाए? 20%। क्लियर है? ओके, तो ठीक है साहब। यूरेनियम, फिर मैंने लिखा यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम 238 को किससे मिलना? यूरेनियम 235 में। इसके देखो मैंने 3 अलग अलग पहलू दिए हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी दी है। जिसे कहते हैं हम स्लाइटली इनरिच, इसको कहते हैं स्लाइटली, इसे कहते हैं स्लाइटली का मतलब अल्प, हिंदी में क्या कहेंगे? अल्प। ठीक है ना, अल्प या स्लाइटली इनरिच, जब उसमें यूरेनियम और में या नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम की मात्रा कितनी हो जाए? 0.07 से 3% तक, इसे कहते हैं स्लाइटली। फिर आता है लो, इसको हिंदी में कहते हैं निम्न, अल्प नहीं, इसको कहते हैं निम्न। ठीक है, 3% से 30% तक, जब इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा कितनी हो जाए? 3% से 30% तक। फिर आता हाई, हाई का मतलब क्या? यूरेनियम 235 की मात्रा 30% से 90% तक हो जाए, से 90% तक। ठीक है, इसे कहते हैं हाई, यानी कि इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा उच्च है या बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये साहब समझ गए आप? यूरेनियम इनरिचमेंट, सिंपल सा सवाल आया था कि यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब क्या है? ये है। ठीक है, अब रिएक्टर की क्रिटिकल स्टेज क्या होती है ये भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद रिएक्टर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये रिएक्टर जो है ना, ये रिएक्टर है, जब इसके अंदर ये सारा पानी गर्म होगा तो आप समझ रहे ये सारी की सारी दीवारें गर्म नहीं हो जाएंगी। और अगर आपने इनको ठंडा नहीं किया ना, इसको अगर आपने ठंडा नहीं किया तो ये जो रिएक्टर है ना, बॉक्स जो है, ये तो जल ही जाएगा और इसके बाहर भी विस्फोट होने के पूरे चांस हैं। तो इसको ठंडा करने के बहुत सारे तरीके हैं। बड़े बड़े पानी के पंप खड़े रहते हैं, इसके ऊपर पानी लगातार चलता रहता है इसको ठंडा करने के लिए, इसको लगातार, इसके ऊपर लगातार पानी चलता रहता है इसको ठंडा करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो रिएक्टर को ठंडा करती हैं, गर्म रिएक्टर को ठंडा करती हैं, उन्हें कहते हैं कूलेंट। कार के इंजन में कूलेंट पड़ता है ना, इंजन गर्म हो जाता है तो हम उसमें कूलेंट डाल देते हैं जो कि कार के इंजन को ठंडा रखता है ना। तो उसी तरह से रिएक्टर को ठंडा करने के जो भी मटेरियल हैं उन्हें हम कहते हैं कूलेंट, हिंदी में प्रशीतक, है ना। तो क्या लिखा है मैंने? इसके लिए आप पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, CO2 का इस्तेमाल कर सकते हो, हीलियम गैस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सोडियम और पोटेशियम को लिक्विड फॉर्म में मिला करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। सवाल आता है बेटा ये कि इसमें कौन सा कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने बात बताई थी कंट्रोल रोड, ये जो लाल रंग की रोड मैंने दिखा रखी है इनको हम कहते हैं कंट्रोल रोड। ये जो बनती हैं कंट्रोल रोड, कैडमियम और बोरोन धातु से आप अलग कैडमियम से भी बना सकते हो और बोरोन से भी बना सकते हो। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि न्यूट्रॉन के लिए जहर का काम करती है। जहर का काम कैसे करती है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि सोखती हैं। अब देखो, अगर इन छड़ों को आप थोड़ा बाहर निकाल लोगे तो न्यूट्रॉन को कम सोखेंगी, ये न्यूट्रॉन को कम सोखेंगी और न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल पर बमबारी करेगा, रिएक्टर तेज हो जाएगा या भट्टी तेज हो जाएगी, है ना। अगर इन रोड्स को आप अंदर कर दोगे, थोड़ा अंदर खिसका दोगे तो ये न्यूट्रॉन को सोखने लगेंगी। कम से कम न्यूट्रॉन जो हैं वो किस पे? ईंधन पर अटैक करेंगे, रिएक्टर की स्पीड जो है वो धीमी हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इन रोड को आप पूरी तरह से अंदर डाल दोगे, पूरी तरह से अंदर डाल दोगे तो ये सारे न्यूट्रॉन को सोख लेंगे, जितने भी न्यूट्रॉन आ रहे हैं सारे न्यूट्रॉन को सोख लेंगी और धीरे धीरे रिएक्टर जो है वो बंद हो जाएगा। एटॉमिक रिएक्टर में कोई ऑन ऑफ का बटन तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि आपने बिजली का स्विच ऑफ किया लाइट बंद हो गई ना, हीटर का स्विच आपने बंद किया हीटर बंद हो गया ना। ये मतलब हफ्तों का प्रोसेस है रिएक्टर को बंद करना। एक बार चालू कर दिया वो तो बस टन से स्विच दबाया चालू हो गया, लेकिन उसको बंद करने का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। रॉड आपने धीरे धीरे अंदर खिसकाना शुरू की, उसने धीरे धीरे न्यूट्रॉन सोखना शुरू की। अब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी है तो भी ईंधन फटेगा। जब धीरे धीरे वो सारे न्यूट्रॉन उसके अंदर सोख लेता है तो रिएक्टर जो है वो बंद हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 2011 में शायद फुकुशिमा में सुनामी आई थी तो जापान में रिएक्टर था तो कह रहे साहब रिएक्टर बंद, तब पता चला कि रिएक्टर ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगा, ऐसे बिजली की तार काट दो रिएक्टर बंद हो जाएगा ना, उसमें समय लगता है। ठीक है, तो खैर तो इन्हें इसीलिए ये जो रॉड होती है ना इनको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड या नियंत्रक छड़ें। ये रिएक्टर की स्पीड को कम या ज़्यादा करती है। कैसे? ये न्यूट्रॉन को सोखती है, न्यूट्रॉन के लिए जहर का काम करती हैं। आप इनको ज़्यादा अंदर कर दोगे न्यूट्रॉन को ज़्यादा सोख लेंगी, रिएक्टर धीमे हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इनको आप बाहर खींचोगे स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, फिर एक आता है मॉडरेटर, मैंने लिखा हुआ है मॉडरेटर। मॉडरेटर को हिंदी में कहते हैं मंदक, जो कि रिएक्टर के अंदर स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करता है या कम करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉडरेटर या मंदक। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरह के रिएक्टर हैं।
अलग अलग तरह के रिएक्टर है, जैसे रिसर्च रिएक्टर, एनर्जी रिएक्टर। जो रिएक्टर केवल रिसर्च यानी कि नए नए जो तौर तरीके हैं, रिसर्च समझते हो ना भाई, आप ये देख रहे हो आपके सामने मोबाइल है ना, हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, पूरी दुनिया इसको देखेगी। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, है ना। कभी वायरलेस फ़ोन होते थे, किसी ज़माने में वायरलेस फ़ोन होते थे, फिर लैंडलाइन फ़ोन आ गए, फिर मोबाइल फ़ोन आ गया। तो ये सब रिसर्च के नतीजे ही तो है, यानी कि और एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो कुछ रिएक्टर ऐसे होते हैं जो केवल रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं कि भाई नया नया क्या क्या बन सकता है। कुछ रिएक्टर जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी रिएक्टर, यानी कि जिनसे बिजली बन रही है। एनर्जी रिएक्टर माने जिनसे बिजली बन रही है, ठीक है। अब इसी में अलग अलग कैटेगरी है। BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर या स्विमिंग पूल रिएक्टर। स्विमिंग पूल रिएक्टर का मतलब क्या है, देख रहे हो आप ना, ये स्विमिंग पूल जैसा ही रिएक्टर है कि पानी के अंदर जो है रिएक्टर को लटका दिया गया। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर या स्विमिंग पूल रिएक्टर, पानी के अंदर इसको रिएक्टर को लटका दिया गया। मैंने लिखा है यूरेनियम बॉक्स को सीधे पानी के टैंक में लटकाना, यूरेनियम बॉक्स को सीधे पानी के टैंक में लटकाना। अब एक आता कनाडा की तकनीक है PHWR प्रेस्डाइड हैवी वाटर रिएक्टर। PHWR प्रेस्डाइड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है ना। प्रेस्डाइड हैवी वाटर माने भारी जल। भारी जल में हिंदी में एक नाम और भी क्या है, गुरु जल, है ना। प्रेस्डाइड माने ज़्यादा दाब पर। तो प्रेस्डाइड हैवी वाटर रिएक्टर, तो हाँ इसकी फुल फॉर्म लिख तो रखी है मैंने, ये वैसी मेहनत कर रहा हूँ मैं। प्रेस्डाइड हैवी वाटर रिएक्टर, ये जो तकनीक है कनाडा की तकनीक है। अच्छा, इसकी खूबी क्या है PHWR की। भारत में ज़्यादातर जो रिएक्टर हैं वो इसी तकनीक के हैं, PHWR वाले। इसकी खूबी जो है वो ये है कि इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग सर कैसे, यूरेनियम इनरिचमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या, यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन लेकर के प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, जो कि ईंधन है। लेकिन उसके लिए न्यूट्रॉन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रिएक्टर के अंदर प्राकृतिक यूरेनियम रखा होगा जिसमें यूरेनियम 238 भी है। अब उस पर हाई स्पीड जब न्यूट्रॉन उस पर फेंके जाएंगे तो ये उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके किसमें बदल जाएगा, प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। यानी कि इसमें इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान यूरेनियम 235 पर नहीं है, ठीक है साहब, ओके। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का मतलब क्या है कि जिसमें यूरेनियम इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ईंधन क्या है 238 है। एक्चुअली 238 नहीं है, वो 239 है, या प्लूटोनियम है। कैसे, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में बदला जा रहा है, ओके। इसके अलावा इसकी खूबी और है कि इसमें हैवी वाटर को कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मंदक और प्रशीतक के रूप में, दोनों ही के रूप में हैवी वाटर या भारी जल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप कोई कुछ कर रहे हैं या कुछ यहाँ बटरफ्लाई जैसा कुछ है क्या, कुछ जैसे लाइट कुछ पर, ऐसा कुछ तो नहीं? एक बार रोकना। तो इसमें हाँ, मैं कहाँ था उससे पहले, एक बच्चा जूते से घर घर कर रहा, मैं कहूँ लाइट का स्पार्क तो नहीं हो रहा। खैर, तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक में दूसरा इसका क्या है कि इसमें हैवी वाटर को, इसका नाम हैवी वाटर रिएक्टर क्यों पड़ा, इसमें हैवी वाटर को कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर में आपके कुछ न्यूज़पेपर रखे हैं, ले लेना है, ठीक है। अब आता है सिंपल वाटर रिएक्टर। सिंपल वाटर रिएक्टर या साधारण जल रिएक्टर, इसका मतलब क्या है, इसमें कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में सिंपल वाटर का इस्तेमाल किया होता है। जो आपके हैंडपंप से पानी निकल रहा है ना, साधारण पानी, उसका सिंपल वाटर रिएक्टर यानी कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में साधारण जल का इस्तेमाल। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का मतलब कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल, और इसमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यूरेनियम 238 ही न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, जो कि एक फ्यूल है। अब आता फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सबसे अच्छे बीज कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रीडर बीज, है ना। ब्रीडर समझते हैं, ब्रीडर बीज कहते हैं ना, परम शुद्ध बीज कौन सा होता है, तो ब्रीडर बीज होता है। खैर, ब्रीडर का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है ना। ब्रीडिंग से बना है। ब्रीड माने जन्म, ठीक है ना, और ब्रीड माने जन्म, इसी से दो शब्द बने, ब्रीडिंग और ब्रीडर। ब्रीडिंग माने जन्म देना, उसी तरह से आप समझ लो ब्रीडर का मतलब ये हो गया क्या, जन्म देना। तो यहाँ पर एक लिखा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। FBR माने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट माने तेज, ब्रीडर माने पैदा होना, रिएक्टर का मतलब भट्टी। अब इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहा है, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा, किधर लिखा है मैं ढूंढ लूँ, कहीं लिखा होगा मैंने, कहीं दिख रहा है अभी तो उसमें, हाँ ये लिखा है। फास्ट माने तेज और ब्रीडर माने पैदा करना। एक्चुअली होता क्या है, होता यह है कि आप यूरेनियम 235 और थोरियम 232 दोनों को रिएक्टर में रखते हैं, समझे। यूरेनियम ऐसा नहीं, उनको मिला के नहीं, पीस के मिला के नहीं ना, वो पीस के मिला के नहीं ना, आपने रिएक्टर के अंदर या बॉक्स के अंदर या भट्टी के अंदर यूरेनियम 235 को भी रखा और थोरियम 232 को भी रख दिया।
अब होता है कि ये रिएक्टर जो होता है ना, जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा पैदा करता है। जो हमने शुरू में तैयारी की, हमें कोई समझाने वाला था नहीं, मैं समझ नहीं आता, मैंने रट्टा लगा लिया कि जो रिएक्टर होते हैं कि जितना ज़्यादा ईंधन खपत करते हैं उससे ज़्यादा ईंधन नया पैदा करते हैं, नया जनरेट करते हैं। कैसे? फिर बाद में जब और थोड़ा सा समझ आई आपकी तरह, तो बस अच्छा भाई ऐसा है कि क्योंकि पहले हमें ये समझना पड़ा कि थोरियम 232 जो है वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन को सोखता है, उसके इसमें बदल जाता है यूरेनियम 233 से बदल जाता है, जो कि ईंधन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टर में थोड़ा सा यूरेनियम 235 रखते हैं, थोड़ा सा, और रिएक्टर को चालू कर देते हैं, विखंडन शुरू हो जाता है। थोरियम नहीं टूट रहा है, ध्यान रखना, थोरियम नहीं टूट रहा है, थोरियम नहीं टूट रहा है, यूरेनियम 235 टूट रहा है, उससे गर्मी पैदा हो रही है। यूरेनियम 235 टूटा, उससे गर्मी पैदा हो रही है, हाई स्पीड न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, हाई स्पीड न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अपने पास रखे थोरियम 232 पर अटैक किया, थोरियम 232 ने न्यूट्रॉन को सोखा, किसमें बदल गया? यूरेनियम 233, जो कि ईंधन है। थोड़ा सा थोरियम 232 जो है बहुत सारे यूरेनियम 233 में बदल जाता है। फास्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाई स्पीड न्यूट्रॉन का इस्तेमाल होता है। ब्रीडर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ईंधन पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन ईंधन के रूप में बदलता है? थोरियम 232 किससे बदल जाता है? यूरेनियम 233 में। ठीक है, ओके। और इसमें मूल ईंधन कौन सा है? यूरेनियम 235। ओके, थोड़ा सा यूरेनियम 235, थोड़ा सा थोरियम 232, जो कि एनर्जी तो देते ही देता, खासी बहुत ज़्यादा यूरेनियम 233 भी आपको दे देगा। इसलिए इसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अच्छा, ये तकनीक जो है दुनिया में केवल भारत के पास है, क्योंकि भारत ने जो एनपीटी है ना, एनपीटी की फुल फॉर्म तो उसमें याद है, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, नॉन प्रेफरेंस क्या है वो इंग्लिश में, हिंदी में बोल दूँ मैं, अप्रसार या प्रसार जो भी है, क्या कहते हैं प्रसार को इंग्लिश में? मैं बोल नहीं पा रहा। प्रोफिलेशन क्या बोलते हैं? मैं बोल नहीं पा रहा। प्रोफिलेशन जो भी है भाई, मुझे बताया ना इसको बोलते हैं क्या, व्हाट्सएप पे बना के दे दीजिए, उसको बोलते हैं क्या। एनपीटी पे भारत ने साइन नहीं किए हैं, तो इससे भारत बचा हुआ है, और भारत ने अपनी FBR तकनीक का इस्तेमाल कर रखा है। मजे की बात, ये तकनीक केवल भारत के पास ही, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लेकिन बहुत महंगी है। अच्छा, आगे चलें। ये सारा हो गया ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, ये पहले बता चुका हूँ ना, ये सारा हो गया, ये सारा हो गया। और उसके बाद हम कहाँ थे, फिर कहाँ आए हम? पहली बार ये मैं बता चुका आपको, फिर यहाँ पर है ना। अच्छा, भारत में पहली बार बिजली सप्लाई कहाँ हुई? 1897 में दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है फुरकान? किस स्टेट में है दार्जिलिंग? बिलाल तुम बताओ, सवा तुम बताओ, प्रियंका, सोनू तुम बताओ। सही कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, शाबाश बेटे। तो हाँ, ये चीज़ें बेटे पता होनी चाहिए, अब इतना थोड़ी रटाएगा तुम्हें टीचर। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो कहाँ थे? भारत में पहली बार बिजली सप्लाई जो हुई वो 1897 में दार्जिलिंग में हुई, ठीक है। बिजली जो बनी पानी से बनी थी, वो आसपास कोई झरना था, उसी का इस्तेमाल करके टरबाइन बनाई, चलाई गई और फिर बिजली बनी थी, ठीक है। भारत में पहला बिजली प्रोजेक्ट यानी कि बिजली घर जिसे कहते हैं ना, बिजली घर जो बना वो जाहिर सी बात है पानी से बिजली बनती थी उस दौर में, वो बना था कर्नाटक में शिव समुद्रम में 1902 में। कर्नाटक में शिव समुद्रम झरना है, ठीक, उस झरने का इस्तेमाल करके जो है पावर प्रोजेक्ट बना था। ओके, भारत में पहला एनर्जी रिएक्टर, एनर्जी रिएक्टर का मतलब परमाणु बिजली घर, ये था तारापुर, महाराष्ट्र के थाने जिले में। बंबई के पास है ना जिला थाना, बंबई से थाने ट्रेन चली थी ना पहली, तो बंबई के पास महाराष्ट्र का जिला है थाने, वहाँ पर 1969 में भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक पावर रिएक्टर, ये परमाणु बिजली घर चलना शुरू हुआ था, जिसका नाम था तारापुर, ठीक है ना, तारापुर परमाणु बिजली घर। ओके, विश्व का पहला एनर्जी रिएक्टर, एनर्जी रिएक्टर माने बिजली घर, बिजली रिएक्टर, बिजली बनाने वाला रिएक्टर, ये बना था साहब, रूस ने लगाया था मॉस्को में, उसका नाम था ओब्निस्क 1942 में। यानी कि परमाणु तकनीक का पता था, रूस को ही पता था कि इसको हम परमाणु बम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूस ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रूस ने इसका इस्तेमाल किया बिजली बनाने में, लेकिन अमेरिका ने बम बना लिया 1945 में, ठीक है। आगे चलें। भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर, पहली बार लिखा ना, भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर यानी कि एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर, उसका नाम था अप्सरा। कब? 1956 में। एशिया का भी पहला रिएक्टर था ये, एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर था अप्सरा, ठीक है ना। ट्रॉम्बे में था, अभी बताऊंगा ट्रॉम्बे कहाँ है। भारत का पहला एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर अप्सरा था 1956 में, ये एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर था, ठीक है। विश्व का पहला रिसर्च रिएक्टर, देखो रूस ने क्या बनाया? एनर्जी रिएक्टर 1942 में। अमेरिका ने क्या बनाया? रिसर्च रिएक्टर। विश्व का पहला रिसर्च रिएक्टर अमेरिका ने शिकागो में बनाया 1942 में, ठीक है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इसको ना यहाँ पे लिख दें, फास्ट ब्रीडर
टेस्ट रिएक्टर, री बना दिया मैंने, इसको पूरा लिख दूँ, रिएक्टर। भारत का पहला FVR फास्ट वीडिंग रिएक्टर या फास्ट वीविंग टेस्ट रिएक्टर ये था कामिनी, तमिलनाडु में कलपक्कम में। भारत का कभी कभी लगता है भारत का पहला रिएक्टर नहीं, भारत का पहला फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर कामिनी कलपक्कम में, ठीक है ना। भारत का पहला स्वदेशी रिएक्टर 1971 में, नहीं सॉरी एक मिनट रुक जाओ, FVR तकनीक क्या है, स्वदेशी तो है, भारतीय तकनीक है ना, समझे ना। तो भारत का पहला फास्ट वीडर रिएक्टर या भारत का स्वदेशी तकनीक से बना पहला टेस्ट रिएक्टर, दोनों ही कामिनी, क्योंकि ये जो स्वदेशी तकनीक है ना। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी रिएक्टर या भारत का फास्ट वीडिंग रिएक्टर कौन सा हो गया आपका, कामिनी कलपक्कम, कहाँ पर, तमिलनाडु में। ओके आगे चलें। 1971 में तमिलनाडु में कहाँ, कांचीपुरम जिले में, तमिलनाडु में कहाँ, कांचीपुरम जिले में। भारत का पहला एनर्जी रिएक्टर दोबारा लिख दिया, तारापुर थाने महाराष्ट्र 1969 में, ठीक है। किसकी हेल्प से बना था ये, किसकी हेल्प से बना था, रूस की हेल्प से। किसकी हेल्प से बना था, रूस की हेल्प से, रूस की हेल्प से बना था। भारत का पहला एनर्जी रिएक्टर 1969 में तारापुर थाने महाराष्ट्र किसकी हेल्प से बना था, रूस की हेल्प से बना था, ठीक है। यानी कि भारत में परमाणु बिजली में सहयोग किसने दिया, रूस ने, ठीक है। कलपक्कम जो है फास्ट वीडर रिएक्टर है जो है, और बाकी सारे जितने भी हमारे यहाँ वह हैं प्रेशराइज्ड हावी वाटर रिएक्टर। जो कलपक्कम का रिएक्टर है कामिनी वो फास्ट वीडर रिएक्टर है, बाकी सारे भारत में जो रिएक्टर हैं वो क्या है, प्रेशराइज्ड हावी वाटर रिएक्टर। तो उसमें कहाँ की तकनीक है ये, कर्नाटक की। किस दुनिया में हम, ठीक है, इसी दुनिया में रहो। ओके आगे चलें। ये हो गया सारा, ये सारा हो गया ना, ये भी हो गया। अच्छा, IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971 में कलकत्ता में बना। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971 में कलकत्ता में तमिलनाडु में बना। और कौन से जिले में, जिला कौन सा, कांची या कांचीपुरम। और कामिनी कहाँ पर है, यहीं पर है, इसी कलपक्कम में है कामिनी। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ट्राम्बे मुंबई में। बार्क की बात हुई है अभी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क कहाँ पर है, मुंबई में, ट्राम्बे में, ठीक है। अब मुंबई में या ट्राम्बे में या बार्क में या मुंबई में या ट्राम्बे में, तीनों में ही अलग अलग रिएक्टर हैं। साइरस ये भारत का दूसरा रिसर्च रिएक्टर है, 1960 में बना था ये। जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव ए और ध्रुव बी, दोनों को अलग अलग लिख दूं, ध्रुव ए और ध्रुव बी, ध्रुव ए और ध्रुव बी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये क्या है, रिसर्च रिएक्टर हैं, कहाँ पर हैं, ट्राम्बे में, ठीक है ना। कौन से, भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर कौन सा था, साइरस। कब बना था, 1956 में बना था, 1960। भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर, मैंने यहाँ कहीं लिखा है, बालक जल्दी ढूंढना दो, इसको रोकना। भारत का पहला, ठीक है। तो भारत का जो पहला रिसर्च रिएक्टर 1956 में कौन सा है, अप्सरा। किधर लिखा मैंने, और हाँ ये भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर 1956 में अप्सरा। और दूसरा रिसर्च रिएक्टर जो है भारत का वो था साइरस 1960 में, कहाँ पर, ट्राम्बे में। इसके अलावा जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव ए और ध्रुव बी ये भी रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे एटॉमिक पावर प्लांट हैं हमारे, जैसे रावत भाटा राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है, कनाडा के सहयोग से बना था, 1972 में शुरू हुआ। और वो महाराष्ट्र वाला काकरापारा के, नहीं काकरापारा या रावत भाटा, कौन सा था 1969 में, काकरापारा के रावत भाटा, तारापुर थाने महाराष्ट्र, ये किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर किसके सहयोग से, महाराष्ट्र में, रूस के सहयोग से, ठीक है। उसके अलावा रावत भाटा राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, कनाडा के सहयोग से 1972 में। नरोरा यूपी में बुलंदशहर में 1989 में। काकरापारा गुजरात में, सूरत में। कैगा कर्नाटक में 2006 में, कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले में। कुडनकुलम तमिलनाडु में सन 2013 से काम करना शुरू किया, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में। इसके अलावा मीठी बिरदी, ये एटॉमिक पावर पार्क है, ये मीठी बिरदी गुजरात में, जैतपुर महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से, और हरिपुर पश्चिम बंगाल में। ये अभी मीठी बिरदी तो शुरू हो गया है शायद, या होने वाला है। जैतपुर और हरिपुर जो है अभी पाइपलाइन में है, ठीक है। उसके बाद ये सारा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ये आता यूरेनियम की खोज की 1932 में, नहीं सॉरी यूरे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1932 में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, जिसको आप सिंपली कहते हो हैवी वाटर का केमिकल नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। किसने खोजा, 1932 में यूरे ने खोजा, ठीक है। कलपक्कम ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। एक बार सवाल आया था कि जो कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, लिक्विड सोडियम का।
कई बार सवाल आया, अक्सर रखा रहता है कि कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, किसका, लिक्विड सोडियम का, ठीक है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव गुण की खोज किसने की, 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने। फिर आता है रेडियम, हाईली रेडियो एक्टिव रेडियम जो है इसकी खोज किसने की, मैरी क्यूरी ने, ओके। फिर 1952 में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड अलवाय केरल में बना, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड अलवाय केरल में बना 1952 में। ये जो दुर्लभ पदार्थ हैं यूरेनियम, जिरकोनियम, थोरियम वगैरह रेयर एलिमेंट्स, इनकी खोज, इनको बढ़ावा देने के लिए अलवाय केरल में बना। और 1971 में क्या बन गया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। 1945 में टाटा के सहयोग से होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था TIFR, लिखा मैंने कहीं, लिखा कहीं TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, लिखा कहीं, अब लिख दूँ TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, हिंदी में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। कब बना, 1945 में, बम्बई में बना। होमी जहांगीर ने बनाया था टाटा के सहयोग से, टाटा फाउंडेशन के सहयोग से, न्यूक्लियर साइंस रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च के लिए ये बनाया गया था, ठीक है ना। अब चलो इसको क्यों नाराज़ करते हो, ये आपका हैवी न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, इस पर आपने न्यूट्रॉन फेंका, न्यूट्रॉन की बमबारी की किस पे, यूरेनियम 235 पे, इसने न्यूट्रॉन को सोखा और ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के बाद इसको स्टेबल होना है और ये दो हिस्सों में टूट गया, किसका, बेरियम और क्रिप्टन, Kr फॉर क्रिप्टन, Ba फॉर बेरियम। अब Ba 141 लिखा है, तब सुविधा देख लो, 141 का मतलब यहाँ क्या है, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 141, एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 92, और इसमें 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। ये रिएक्शन है किसका रिएक्शन है, ये किसका रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन का, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया इसमें, कहाँ, फर्स्ट लाइन में क्या, ये सब हो गया, कुछ रह गया, ठीक है। तो मैंने बड़ी मेहनत की है, इसको 23 साल मुझे रिसर्च में लगे हैं, 23 साल का तजुर्बा, खैर अब तो नहीं, लेकिन 3-4 घंटे मुझे यहाँ इसको लिखने में लगे हैं। अगर किसी एक बच्चे को भी इसमें समझने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।